चलो बच्चों, हरे कृष्णा। अब बातचीत नहीं। हरे कृष्णा बेटा। अब बातचीत नहीं। अब देखो, कल हम लोगों ने कल कोई होमवर्क दिया था? बिल्कुल दिया था, कहा था रिवाइज करके आना। हाँ, तो वो तो होमवर्क लगता ही नहीं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब बेटा, अब बातचीत नहीं। ये आपका, हरे कृष्णा बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन है। ये पूरा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं केवल। सॉल्व करो फटाफट, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये एक तरीके से टेस्ट मान लो आप। 10 मिनट्स दे रहा हूं, ओनली 10 मिनट्स। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। हाँ, बातचीत नहीं अब। केवल 10 मिनट है, और ये एक तरीके से मान लो टेस्ट है आपका। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। मैंने काफ़ी आपको इतने दिनों में सॉल्व करके दिखा दिए, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। अरे रिटिन में सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में नहीं बेटा। लिख कर सॉल्व करो। 10 मिनट क्या कैलकुलेटर में थोड़ी दिए हैं। हरे कृष्णा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये। एग्जाम्पल नंबर 7। जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ बेटा। जैसा भी आ रहा है वैसा सॉल्व करना है। ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्व नहीं करें। गलत सलत गलती होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक बार आपको ट्राई कंप्लीट करना है। जैसा एग्जाम में सॉल्व करके आओ यार। कभी रफ तो मैंने कभी बोला ही नहीं है आज तक आपको। मैं आपका प्रेजेंटेशन ही तो देख रहा हूँ, कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। वो इसीलिए तो दिया है। गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा एक बार ट्राई करो अपने हिसाब से।
हाँ हो गया। बेटा कहीं नहीं, यही हूँ। क्लेम अमाउंट कितना आ रहा है आपका? 51808, यही आ रहा है। ठीक है, जल्दी से अब आप देख लीजिए, मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप इसको, ठीक है। और बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी बताना, हाँ क्या आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑन, ये बोल रहा है ऑन 30th March 2012 द फायर ऑकर्ड इन द premises ऑफ सूरज ब्रदर्स। द कंसर्न हैड टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रुपीज 60,000 सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। From the books of account the following particulars available from 1st January to date of fire. Stock on 31st December 2011, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक साफ दिखाई दे रहा है। परचेजेस इंक्लूड्स परचेज ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,170, आपको पता है क्या करना है। वेजेस 3,000, इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी 50,000, 47,000। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंट रुपी 49,500, 2,75,000। सेल्स कितने का है? 2,75,000, 2,75,000। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ 2/3 गुड्स। द एवरेज रेशो 20%, तो झंझट नहीं है, हमें पीछे जाना नहीं है। द वैल्यू ऑफ द साल्वेज मेंशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्लेम अमाउंट। तो सबसे पहला काम जल्दी से बोलो, नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है? 25% ऑन 20% ऑन सेल। सेकेंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1st January 2012 टू March 2012, ये आपका टू ओपनिंग स्टॉक कितना आया जिसमें कोई इशू नहीं है, कितना था? 95,600, कोई भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। 95,600 टू परचेजेस, मैंने कहा था सिंगल हो तो वर्किंग नोट, एक्सेप्शनली आप बनाना चाहो तो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस में मिल जाएगा, तो समय के हिसाब से देख लेना, वरना नहीं बनाना मोस्टली, लेकिन डबल में तो बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपका? 1,70,000 माइनस, लेकिन बेटा यहाँ तो मेंशन कर ही देना कि आपने क्या किया है। तो 1,40,000 ये आपका आ गया। टू वेजेस, इसमें भी सिंगल एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई आपको वर्किंग नोट रिक्वायर्ड नहीं है। 50,000 माइनस 3,000, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो कोई इशू है नहीं। 47,000 बाय सेल्स, बताओ सेल्स कितनी है? 2 लाख, तो यहाँ 275 लिखा आपने बेटा? नहीं, 2, वेरी गुड। मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट मार्जिन ड्रॉप करके एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब आप देख लो जिन्होंने भी किया है घपला, यहां पर इसके बाद ये वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया। 4 एक लाइन किसके लिए ड्रॉप करूंगा? लॉस के लिए। 4 एक लाइन वैल्यू सॉरी क्लेम अमाउंट के लिए, 4-5 लाइन। अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कितने देर उसमें आ रहा है पेज में। उसके बाद मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। बेटा ध्यान रखना, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस क्या नहीं होता? सेल नहीं होता अनटिल अनलेस अप्रूवल ना आ जाए। अप्रूवल हो गया तो वो सेल का पार्ट है, अदरवाइज वो सेल का पार्ट नहीं है। ठीक है, अकाउंटेंट बताओ क्या करता है, ये मानते हुए कि वो अप्रूव हो जाएगा। अकाउंटेंट पॉजिटिव रहता है, वो मान लेता है कि ये अप्रूव हो जाएगा, तो बताओ वो क्या मान लेता है? उसे सेल। ठीक है, उसकी पॉजिटिविटी वो जाने, हमें कोई मतलब है नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कॉन्सेप्चुअली बात करें
तो गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस शुड नॉट बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी सेल। उसको ट्रीट नहीं करना, अकाउंटिंग मना करती है, अकाउंटेंट अपनी कन्वीनियंस के लिए ट्रीट कर देता है। वो बोलता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ईयर एंड में क्या कर दूंगा मैं, एडजस्टमेंट कर दूंगा और गुड्स विद कस्टमर दिखा दूंगा। याद आ रहा है? वो बोलता है मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, मुझे पक्का पता है हमारा गुड्स लौट के नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी गड़बड़ हुई तो ईयर एंड में एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो वो उसकी हेडक है, वो कर रहा है। लेकिन अकाउंटिंग कभी भी सेल्स में नॉट अप्रूव्ड को सेल्स अलाउड नहीं करती, इसीलिए तो ईयर एंड में एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो बेटा मुझे क्वेश्चन बोल रहा है, सेल्स अमाउंट रुपीज 2,75,000 इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंट रुपीज 49। ये 49,500 किस में इंक्लूडेड है? 2,75,000 में इंक्लूडेड है जो अप्रूवल पर भेजा है। लेकिन क्या बोल रहा है, 2/3 गुड्स अप्रूव्ड नहीं हुए। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 सफिशिएंट मार्जिन ड्रॉप कर। बोलो कैलकुलेशन ऑफ, बोलो एक्चुअल सेल्स। मुझे एक्चुअल सेल्स निकालना होगा। तो बताओ यहां पर सेल्स कितना है, 2,75,000 लेस गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल एंड नॉट अप्रूव्ड। कितने भेजे थे, इनटू 2/3। ये 2/3 अप्रूव्ड नहीं हुए ना, तो ये सेल्स में शामिल नहीं होने चाहिए। तो बताओ कितना है, 33,000। तो ये आ गया बेटा एक्चुअल सेल्स। ये है आपकी सेल्स 2,42,000। तो ये आएगा 242,000। और आप चाहो तो रेफर क्या करा सकते हो, और नहीं भी कराओ तो कोई इशू नहीं है। गया दिमाग में। दूसरी बात, अब बताओ जैसे ही बेटा ये गुड्स आ गए, ये 33 के गुड्स आ गए, ये कौन से गुड्स हैं, जो सेल का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना, अगर सेल का, मैंने आपसे कहा था या तो सेल होगा या फिर बैलेंस बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये किसका हिस्सा बचेगा, बैलेंस का हिस्सा बचेगा। अच्छा रुको बेटा, लिख लेना, अभी मैं लिखवा दूंगा, आप लोग पहले सुन लो एक बार। मैंने आपको पूरा समय दिया, आपको 10 मिनट से ज्यादा दिया। आपको जो करना था आप कर चुके। अब मेरी बात सुन लो, नोट कर लेना, लास्ट में कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो पूछ लेना, नहीं तो फिर बात खत्म हो जाएगी। तो प्लीज मेरे साथ में लिखो मत। अब मेरे लिए तो सेल यही है, एक्चुअल सेल जो होनी चाहिए थी वो सेल यही है। डेटा को आप आंसर निकालना आपका पर्पज नहीं है, सब हमारी वैल्यू तो यही आ रही है। अरे आपकी वैल्यू आने से क्या मतलब है, आपने तरीका तो गलत चुना है ना, तरीका भी तो सही होना चाहिए। तो आपकी एक्चुअल सेल यानी आउटफ्लो ये है। तो बताओ इसका जीपी कितना हो गया, 20%, 48,400 ये जीपी हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? और तो कुछ है नहीं इसमें। मान लो मैं यहां वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल देता हूं, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? क्या इंश्योरेंस कंपनी 89 का क्लेम देगी? नो, नेवर, कभी नहीं देगी। भाई साहब 89 वो गुड्स नहीं है जो डेट ऑफ फायर पर गोडाउन में मौजूद था। आपने ये जो 33,000 को बताओ क्या नहीं माना, सेल से हटा दिया। तो बेटा ये सेल से हट गया तो आपका स्टॉक तो है, मालिक तो आप ही हो, लेकिन आपके गोडाउन में नहीं है। जब भी मैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, जो अप्रूव्ड नहीं हुआ उसको एडजस्ट करता हूं तो एक आइटम तुरंत निकल कर आता है। बताओ क्या? स्टॉक विथ कस्टमर। समझ में आ रहा है? ये स्टॉक तो मेरा ही है, मालिक तो मैं ही हूं, लेकिन ध्यान रखना ये गोडाउन में फिजिकली अवेलेबल है नहीं। ये किसके पास पड़ा है? कस्टमर। या तो इसे सेल मान लो, और सेल नहीं मानते तो इसे स्टॉक ही बोलोगे अपना। और इसको बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता है आप सेपरेटली दिखाते हो। आप आ गया समझ में? यानी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स विद कस्टमर एंड क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक मीन्स व्हाट? फिजिकली अवेलेबल इन योर गोडाउन। स्टॉक विद कस्टमर मीन्स व्हाट? मालिक तो हो लेकिन फिजिकली इन योर गोडाउन अवेलेबल नहीं है। तो चलो आप
इसको नहीं दिखाकर 89 भी लिख दिया तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक तो आपका टोटल कितना है 89, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है भाई साहब आप 89 के मालिक तो हो, लेकिन डेट ऑफ फायर पर 89 गोडाउन में है नहीं, तो इसकी कैलकुलेशन अलग करके दिखाओ हमें। आप जब सेल का हिस्सा नहीं मान रहे तो इसकी कैलकुलेशन अलग करो, क्योंकि ये स्टॉक है। तो बताओ स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर होता है, कॉस्ट पर। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बताओ क्या, स्टॉक विथ कस्टमर, और ये किस पर होता है हमेशा, एट कॉस्ट। तो बताओ गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल नॉट अप्रूव्ड कितना है 33,000 माइनस प्रॉफिट कितना है इसमें 20%, 6,000। तो कॉस्ट 26,400। तो बेटा ये बताओ 26,400 क्या है, ये स्टॉक कस्टमर के पास है। ये बैलेंसिंग फिगर निकालो 62,600, ये स्टॉक गोडाउन में है। टोटल करो 89,000, मालिक कितने के हो, अरे 89 के ही तो हो, लेकिन ध्यान रखना 89 के मालिक होते हुए भी डेट ऑफ फायर पर क्लेम किससे ज्यादा नहीं होगा 62, क्योंकि डेट ऑफ फायर पर गोडाउन में कितना था 62, बाकी किसी और के पास पड़ा था वो तो नहीं चला ना। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मुझे जब भी मैं गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल निकालूंगा तो मुझे एक्चुअल सेल दिखानी होगी, और जिसको मैं सेल नहीं मानूंगा उसको स्टॉक विद कस्टमर दिखाना पड़ेगा, और जिसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या कहानी समझ में आई। इसके बाद आपने बताओ क्या निकाला होगा, लॉस ऑफ स्टॉक, इसमें से एक साल्वेज माइनस किया होगा या नहीं किया, तो ये नोट कर लो, अभी मैं फिर पूरा करवा देता हूं मैं। सफिशिएंट मार्जिन छोड़कर बेटा ये नोट कर लो, और लास्ट में कुछ पूछ लेना जो पूछना है, एक बार नोट कर लो फटाफट, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, दोबारा इसका आंसर लिख दो स्टार्टिंग से। स्टेप नंबर 1 2 लिखो पूरा, 2 लिखो पूरा, और 2 लिखने के बाद सफिशिएंट मार्जिन ड्रॉप करके हाफ पेज, ये 2 वर्किंग नोट बनाओ। लास्ट में पूछ लेना किसी को कुछ पूछना हो तो, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों लास्ट में मैं आपसे कमेंट ले लूंगा, अभी आप नोट करने का काम कर लो, किसी को नोट करना है। बेटा वर्किंग नोट में मैंने कुछ नहीं लिखा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स, क्योंकि वो सेल्स एक्चुअल सेल्स नहीं है। उसमें से गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल एंड नॉट अप्रूव्ड क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने हटा दिया। वर्किंग नोट नंबर 2 स्टॉक विथ कस्टमर, उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है 33, इसी को पकड़ के लाया हूं मैं, इसी को बेटा कॉस्ट में बदलना है।
अरे क्या पूरा ही नोट कर रहे हो क्या? सारा ही गलत हो गया था क्या? हटा दूं इसे अब? जल्दी करो। इसके बाद बताओ अब करना क्या है? अरे लॉस ऑफ स्टॉक, अभी तो लॉस कहाँ आया बेटा? लॉस निकलेगा। पहला पॉइंट हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक आया है, और मैंने कहा था सफिशिएंट हाफ पेज मार्जिन ड्रॉप करने के बाद क्या बना देना? 2 वर्किंग नोट। हमने जब जब सेल्स को आप एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट करोगे, किसकी वजह से? गुड सोल्ड अप्रूवल की वजह से, तो आप इमीडिएटली एक वर्किंग नोट और बनाओगे। क्या? स्टॉक विथ कस्टमर का हमेशा बनाओगे। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक, अंडरलाइन किया बेटा। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्च 2012 कितना था? 62,600 लेस 12,300 50,300। फोर्थ क्लेम अमाउंट एवरेज लगेगा। AC इज अप्लाइड, तो क्लेम इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस इनटू 50,300 into policy amount 60,000, 48,211। ये आपका आ गया क्लेम अमाउंट, सबका ही आ गया था। तो इसका मतलब आपने गड़बड़ कहाँ की थी? मेमोरेंडम ट्रेड। यार कमाल की बात है, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। आप लोगों ने गड़बड़ की फिर भी आपका आंसर यही आ रहा था। लॉस ऑफ मेमोरेंडम मैच नहीं हुआ था, लेकिन है हो गया था। हाँ ये हुई ना, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। सर स्टॉक विद कस्टमर वापस बताना। बेटा रुक जाओ, मैं सारा दोबारा बता रहा हूं अभी। ये बात समझ में आई क्या सबको? बेटा आप सोचो ना, आपके फंडामेंटल कितने शानदार हैं। आप मेमोरेंडम एक एडजस्टमेंट आया, कौन सा? स्टॉक विद कस्टमर, सबका पढ़ा हुआ होगा, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की भी जरूरत है। लेकिन ये देख लो, अगर ये 4-5 एडजस्टमेंट एक साथ आ गए तो समझ रहे हो, सारे के सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में आ गए तो क्वेश्चन भारी हो जाएगा। बाय सेल्स कितनी, कैंसिल कर दो तो भी आंसर हो जाएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है नंबर पूरे मिल जाएंगे? बेटा ये सेल 100% गलत है। सेल्स में कभी भी वो पोर्शन इन्वॉल्व नहीं हो सकता जो अप्रूवल नहीं मिला है। जिस दिन आप बात कर रहे हो वहां तक अप्रूवल होना चाहिए, वो सेल्स कहलाती है। समझ में आ रहा है? ये सेल्स है ही नहीं। अब आंसर टैली हो रहा है इसलिए आप इसको चिपका दो, तो ये अपने आप में गलत है। आगे बात समझ में? ये मतलब नहीं कि सब आंसर आ रहा है, ये सेल है ही नहीं। आपको एक एक चीज को अगर ब्रेक हो रही है तो बताओ क्या करके दिखाना पड़ेगा? अलग अलग स्प्लिट करके दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ी कि मैं 4 चीजों को एक साथ दिखा दूं, सब आंसर तो अभी भी आ रहा है। समझ में आ गई बात? बेटा ये पहली चीज, आप इस बात पर तो एग्री करते हो ना, ये सेल सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब एक्चुअल सेल्स निकाली, बेटा आपके लिए साक्षी है जिसने भी पूछा था, एक्चुअल सेल्स निकाली तो बताओ मैंने क्या किया? जो क्वेश्चन में सेल गिवन है 275 उसको उठाया, और बताओ लेस क्या किया? जो 2/3 49,500 का क्या बोल रहा था? ये गुड्स अप्रूवल पर भेजें जो इसमें शामिल हैं,
आ गया समझ में? तो मुझे जो गुड्स अप्रूवल पर भेजे वो इमीडिएटली बताओ किससे हटाने पड़ेंगे? सेल से। लेकिन वो ये बोल रहा है 1/3 पोर्शन अप्रूव्ड हो चुका, तो वो तो सेल ही है। इसका मतलब जो मैंने गुड्स भेजा और अप्रूवल भी हो चुका तो वो तो सेल ही है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। बताओ किससे आपत्ति है? 2/3 जो अप्रूव्ड नहीं हुआ, तो 30, ये 242 बताओ क्या आ गई? ये है जेन्युइन सेल्स। तो बेटा इसी को आप जेन्युइन आउटफ्लो मानोगे। बोलो क्लियर है? अब ये जो 33 आपने कम किया, इसको सेपरेटली ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। अरे याद है कल के एक क्वेश्चन में 80,000 आपने सेल से माइनस किया था, जिसका इनवॉइस दे दिया था लेकिन वो गोडाउन से डिलीवर नहीं हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बेटा ये अगर मैं इसको सेपरेटली ट्रीट नहीं करूंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ मैं क्या दिखा दूं? बाय सेल्स। 275 की जगह अगर 242 दिखा दूं तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? अरे आ तो गया, लेकिन इस 33 में प्रॉब्लम है। अरे ये सेल तो है ही नहीं, मेरा स्टॉक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डेट ऑफ फायर पर गोडाउन में था ही नहीं, डेट ऑफ फायर पर गोडाउन में था ही नहीं। तो वो जो वैल्यू ऑफ स्टॉक निकलेगी ना बैलेंसिंग फिगर, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक होगा? जो मैं क्या पता लगा रहा हूं? डेट ऑफ फायर पर गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक पता लगा रहा हूं। तो बेटा एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे अगर इस 33 का मैं एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करूं तो बताओ ये 33 इसमें आ गया या नहीं आ गया? भाई जाहिर सी बात है, जो सेल्स में नहीं है वो स्टॉक में है। लेकिन इस 33 में एक इशू आ रहा है, कंपनी बोल रही है भाई साहब मैं उसका क्लेम नहीं दूंगी जो कस्टमर के यहां पड़ा है, क्योंकि वो या तो सेल बन जाएगा फ्यूचर में, और सेल नहीं बना तो लौट कर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 33 को बताओ अलग से, जो कि बैलेंसिंग फिगर लेने पर इसमें शामिल हो जाएगा, इसको मुझे अलग से दिखाना होगा बाय स्टॉक विथ कस्टमर। लेकिन ध्यान रखना, अब आप बोलो साहब 33 यहां दिखाकर इसका जीपी कैंसिल कर दो ना, स्टॉक विथ कस्टमर आता ही किस प्राइस पर है? एट कॉस्ट। तो मुझे इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जा रहा है कुछ दिमाग में? तो गुड्स विथ कस्टमर कितने के हैं? 33। इसको मैंने सेल नहीं माना 33, इसमें से मार्जिन हटा दो और ये आ गया 24,600, 26,400 जो भी आ रहा है 26,400। बेटा इसको अलग से दिखाना पड़ेगा 26,400, और ये फिर बैलेंसिंग फिगर 600 ये बचेगा। और देख लो दोनों अभी भी कितना हो रहा है? 89 ही हो रहा है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है भाई साहब 89 में से ये तो गोडाउन में है नहीं, तो इसके बारे में तो भूल जाओ, बचे हुए के लिए क्लेम ले जाओ हमसे। अब आई बात समझ में सबको? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा जिसने भी पूछा था, साक्षी या किसने? बेटा समझ में आ गया? साक्षी जल्दी से बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, कल तक आपको क्या लग रहा था? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर नहीं कटेगा, और आसानी से कर देंगे। एक क्वेश्चन दिया, पता चल गया बेटा। इसीलिए एक एक क्वेश्चन क्या करना पड़ रहा है? लिखवा कर करवाना पड़ रहा है, ताकि आप हर चीज को प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। ये नहीं कि आप आंसर निकाल दो। आप एग्जाम से बाहर आके बताओ क्या पूछोगे अपने दोस्त से? तेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 17,000, मेरा भी 17,000। चाहे दोनों के गलत हो लेकिन दोनों खुश हो जाएंगे, अरे वाह इसका भी 17,000 आ गया। दो बेवकूफ एक साथ मिलकर खुश हो रहे। और एक ने आके बोल दिया 18,000, तो टेंशन होगी उसको भी और आपको भी। अब हम लोग बताओ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर केवल और केवल क्या टैली करते हैं? बेटा आंसर। हमारा पूरा फंडा जो चलता है ना वो आंसर पर चलता है। हमारा इसका आंसर मैच हो गया, आपके आंसर पर आपके मार्क्स कम डिपेंड करते हैं, और आपके प्रेजेंटेशन पर। जितनी चीजें आप गलत लिखोगे उतने आपके नंबर चले जाएंगे। और आप सब कुछ आते हुए भी उल्टा सीधा प्रेजेंटेशन करोगे तो दो दो तीन तीन नंबर वहां कटवाओगे आप, जहां आपको सारी चीज क्लियर है। जो नहीं आता उसमें तो जो मिल रहा है वो बोनस है, लेकिन बेटा जो आता है उसमें तो एटलीस्ट फुल मार्क्स आने चाहिए। अगर ये भी आप कर पाते हो ना प्रोफेशनल एग्जाम में, तो यही आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यानी जो नहीं आता उससे हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जो हम करके आए वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करके आए। तो ये आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि साहब आंसर तो वही आ रहा है, चाहे ऐसे करो वैसे करो बेटा, लेकिन टेक्निकली आप हर जगह बताओ क्या हो गए? गलत हो गए।
क्योंकि जब जब सेल्स लिखते हैं तो सेल्स में केवल और केवल वो सेल्स लिखते हैं जो एक्चुअल सेल्स है। अगर इसमें अप्रूवल वाली सेल है तो वो अप्रूवल वाली सेल तब तक सेल नहीं मानता अकाउंट्स जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता। और अगर इसमें अप्रूवल का एडजस्टमेंट है तो आप उतनी सेल माइनस करो और इमीडिएटली बताओ उसको क्या दिखाओ, स्टॉक विथ कस्टमर दिखाओ, उसको अलग से दिखाओ। हालांकि ये भी क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी बैलेंस शीट में एज क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक भी आपका अगर बच जाता तो बैलेंस शीट में एज क्लोजिंग स्टॉक आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक गोडाउन में है और एक गोडाउन में नहीं है, बस ये डिफरेंस है। तो आपको उस डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब तो मुझे लगता है बात सबकी क्लियर हो गई। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो सबका क्लियर है। मुझे लगता है अब सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से वाई एंटर करना है बेटा ओनली, बस। होमवर्क नोट करो सारे बच्चे, आज एक क्वेश्चन होमवर्क करके लाओगे और प्रॉपरली रिप्रेजेंट करके आओगे। मुझे आपके आंसर से कोई लेना देना है नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं प्लीज़ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सारे बच्चे लिखो क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर है 10.40, पेज नंबर है 10.40, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करके आना है। ये कैलाश एंड कंपनी का एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में इजीली हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली प्रेजेंट करना। और प्लीज़ क्या मत देखना लिखने से पहले, आंसर मत देखना, क्योंकि एक नज़र डालती सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। समझ में आ गया? तो एक बार अपने आप करना, गलत होगा बेटा, गलती यहाँ कर लोगे तो एग्ज़ाम में नहीं होगी, और यहाँ गलतियों से बचोगे तो वो सारी एग्ज़ाम में हो जाएंगी। तो कोशिश करो यहीं गलती हो जाए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। तो इसीलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, अटेम्प्ट करना है, चाहे समझ में कम आ रहा है, लिखना पूरा, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारी क्लियरिटी लेवल बढ़ जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन ट्राई करके आओगे, इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अगर नहीं होता तो कल आते ही पहले क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, आप बोलोगे उसके बाद आगे जाएंगे, तो क्लास में डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या लॉस ऑफ स्टॉक समझ में आया सबको? मोटा मोटा सारे एडजस्टमेंट लगभग लगभग अब आपके सामने आ गए और मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अगर आप फंसोगे तो बस एडजस्टमेंट में जैसे अभी हमने ऊपर नीचे किया था वैसा ही कुछ हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक का। बेटा एग्जाम्पल नंबर 5, ये एग्जाम में 8, 10, 12, 8, 10, 12 कई बार आ चुका, और 8, 10, 12 में घूमता रहता है बस। पहले 12, 12 का आया था, फिर 10 का, फिर 8, 10, 8, 10 दोनों के कॉम्बिनेशन में आता रहता है। आज केवल रीड करके समझते हैं क्या क्या अलग है, होगा तो नहीं आज कुछ भी, लेकिन ढंग से पढ़ना, थोड़ा क्वेश्चन हटके है अब तक जो हमने किया। 1 अप्रैल 2012, द स्टॉक ऑफ श्री रमेश डिस्ट्रॉयड एंड सफिशिएंट गुड्स डेटा अवेलेबल। स्टॉक एट कॉस्ट 1 जनवरी 11 इतना, स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर इतना, परचेजेस ईयर एंड इतना। यार क्या चल रहा है ये, समझ में आ रहा है? शायद कुछ नहीं पता, अभी आगे जाके हो सकता है जीपी रेशियो बता दे, लेकिन हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर गया 2-2 बार स्टॉक क्यों दे रखा है, 2-2 बार स्टॉक दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जीपी रेशियो हटा देगा। ठीक है, परचेज फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड यानी पिछले साल का परचेज भी दे रखा है। सेल्स फॉर द ईयर एंड, ये पिछले साल का सेल भी दे रखा है। परचेजेज बोलो फ्रॉम बिगिनिंग टू डेट ऑफ फायर। बेटा 1 अप्रैल को क्या लगी थी? आग लगी थी, ठीक है ना। और ये कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है? कैलेंडर ईयर। 1 जनवरी को अगर ओपनिंग स्टॉक और 31 दिसंबर को दे रहा है तो वहीं से पता चल गया ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। सेल्स बिगिनिंग टू डेट ऑफ फायर,
दो ओपनिंग स्टॉक, दो परचेज, दो सेल्स, यानी जीपी रेशो पक्का पक्का इसमें नहीं दिया होगा। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट 31 December 11, 2300 had been written off on certain stock which was poor selling line and having the original cost amount to be 6,900. In valuing the stock balance sheet as on 31st December 11, मुझे ये बताओ बेटा, पूरा नहीं दिखाई देगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31st December 11, ये किस अमाउंट की बात कर रहा है मुझे बताओ, सारे बच्चे बोलो। वेरी गुड, 79,600, ये इस अमाउंट की बात कर रहा है आपसे। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st December 2011, यानी 31st December 2011 को स्टॉक यही है, यानी इस स्टॉक पर बताओ क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, एक कमेंट किया हुआ है, बोला 2300 हैड बीन रिटर्न ऑफ। इसमें इस स्टॉक में से 2300 राइट ऑफ किए हुए हैं क्योंकि वो गुड्स पुअर सेलिंग लाइन थे और जिनका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था। तो बेटा एक वर्ड जो इसने लिखा हुआ है स्टॉक, क्या ये स्टॉक कॉस्ट पर है? द आंसर इज नो। अरे बेटा वो बेवकूफ बना रहा, लिख तो दिया उसने, ऊपर कॉस्ट तो लिख दिया, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है? इस गुड्स में से, इस गुड्स की कॉस्ट में से 2300 राइट ऑफ किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये स्टॉक तो है लेकिन किस प्राइस पर नहीं है। अरे यार कमाल कर रहे हो, 100 रुपए की चीज में से 10 रुपए राइट ऑफ कर दिए, 90 रुपए। मैं क्या बोल रहा हूं, स्टॉक कॉस्ट 90 रुपए, और बाद में क्या बोल रहा हूं आपसे, उस स्टॉक में से मैंने 10 रुपए राइट ऑफ कर दिए। तो क्या ये कॉस्ट पर है? क्या ये कॉस्ट से 10 रुपए कम पर है? अच्छा, अगर मुझे इसे कॉस्ट बनाना है तो 10 रुपए ऐड कर दो, तो बताओ क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब बेटा ये कॉस्ट पर नहीं है, कॉस्ट से कितना कम है, 2300 कम है। आ रही है बात समझ में? ये कॉस्ट अब क्यों कम है वो देख लेंगे अभी। क्वेश्चन ने कहा वो कम इसलिए क्योंकि वो पुअर सेलिंग लाइन गुड्स है, यानी बताओ वो गुड्स नॉर्मल गुड्स नहीं है। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब एबनॉर्मल है, कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ हो गई है। तो इसका मतलब ये बताओ कौन सा स्टॉक है बिगिनिंग, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2012। आ रहा है बात समझ में? 1 जनवरी 2012 डेट ऑफ फायर, 1 अप्रैल 2012 यहां डेट ऑफ फायर है। तो बेटा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यही क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यानी इस ओपनिंग स्टॉक में दो तरह के गुड्स हैं, एक नॉर्मल गुड्स, समझ रहे हो, और एक पुअर सेलिंग लाइन या एबनॉर्मल गुड्स, कुछ भी बोल दो एक ही बात है। चलें आगे। तो यानी स्टार्टिंग में इसमें दो तरह के गुड्स अवेलेबल हैं, एक नॉर्मल गुड्स और एक पुअर सेलिंग लाइन गुड्स। जिसको नॉर्मल गुड्स को तो बताओ अकाउंटेंट ने किस पर वैल्यू किया होगा, कॉस्ट पर ही वैल्यू किया होगा। पुअर सेलिंग लाइन गुड्स या जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, एबनॉर्मल गुड्स, उनकी कॉस्ट कितनी थी, 6,900। लेकिन ध्यान रखना उसने उन्हें 6,900 पर वैल्यू नहीं किया, 6,900 में से 2300 माइनस कर दिए, 4,600। तो ये जो पुअर सेलिंग लाइन है ये इसमें कितने से शामिल है, 4,600 से शामिल है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है? अब क्यों, क्योंकि डैमेज वैमेज हो गए होंगे तो हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही होगी। तो बताओ अकाउंटेंट फंडा क्या लगाता है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। चलो, तो इसका मतलब मोटी मोटी बात यह है कि यहां पर बताओ क्या गड़बड़ है, गुड्स नॉर्मल और
एबनॉर्मल है। अभी क्योंकि मैंने कहा ना मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरी बात होनी नहीं है, तो मैं केवल इतना बता रहा हूं। इतनी बात समझ में आई, इसमें दो तरह के गुड्स हैं, इतना सा समझ में आ गया। वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे, वैल्यू में कल दिखाऊंगा कौन सी कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट, यानी हमारे पास स्टार्टिंग में दो तरह के गुड्स थे, एक नॉर्मल और एक पुअर सेलिंग लाइन। A portion of these goods were sold in March 2012 at a loss rupees 250, original cost 3450। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केवल इसी पर कमेंट चल रहा है उसका। बोला इसमें से हमने एक पोर्शन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 3450, 250 रुपए के लॉस पर बेच दिया। यानी कितने में बेच दिया 3200 में। कब बेचा, मार्च में। मैंने अभी आपको दिखाया 1 जनवरी 2012 में। बताओ मेरे गोडाउन में क्या था, नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल गुड्स, दो तरह के गुड्स। मोटी मोटी बात समझ में आई, हमें ज्यादा समझ में नहीं आया। डेट ऑफ फायर 1 अप्रैल 2012 डेट ऑफ फायर है। क्वेश्चन बोल रहा है यहां कहीं मार्च में, बताओ इस एबनॉर्मल गुड्स से सारा बेच दिया या एक पोर्शन बेच दिया। ये बोल रहा है यहां पर एक पोर्शन बेच दिया जिसका कॉस्ट ये था, जिस पर लॉस ये था। समझ में आ गया, एक पोर्शन बेचा, यानी पार्शल गुड्स सेल किए, पार्शल गुड्स सेल किए। नाउ द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इज ओरिजिनल कॉस्ट। ये बोल रहा है जो गुड्स बच गया एबनॉर्मल, उसको बताओ अब किस पर वैल्यू किया गया है, ओरिजिनल कॉस्ट पर वैल्यू किया गया है। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। यानी इस गड़बड़ को हटा दो तो जो बाकी गुड्स थे उस पर नॉर्मल जीपी कमाया गया है। इस गड़बड़ को हटा दो तो नॉर्मल जीपी कमाया है। साल्वेज वैल्यू कितनी है 5800 और पॉलिसी अमाउंट कितना है 50,000 सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। देख लेंगे, एक सिंपल सी गणित ये है, ये बताओ डेट ऑफ फायर पर मेरे गोडाउन में कितने तरह का गुड्स है। समझ में आ गया, बिगिनिंग में कितना था मुझे नहीं पता, क्या समझा है हमने, क्या वैल्यूज हैं वो नहीं पता, लेकिन मोटी मोटी एक बात समझ में आई कि बिगिनिंग में मेरे गोडाउन में दो तरह का गुड्स था, नॉर्मल और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में से बताओ मैंने कुछ पोर्शन लॉस पर बेच दिया ड्यूरिंग द पीरियड। यानी डेट ऑफ फायर पर जो मेरे गोडाउन में अब की बार वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालूंगा, तो बेटा वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने गुड्स का निकालूंगा। मेरे गोडाउन में दो तरह के गुड्स अभी भी है, एक नॉर्मल गुड्स हैं और एक एबनॉर्मल, क्योंकि जो स्टार्टिंग में एबनॉर्मल गुड्स थे वो पूरे बिके नहीं। तो मुझे कितने तरह के वैल्यू ऑफ गुड्स की वर्किंग करनी पड़ेगी, दो तरह के। डेट ऑफ फायर पर गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब पर मेरे गोडाउन में दो गुड्स थे, एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, दो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। किसके लिए, नॉर्मल के लिए अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि उस पर जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। एबनॉर्मल के लिए अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि उस पर तो जीपी है ही नहीं, उस पर तो लॉस है। और मजे की बात है उसका कुछ पोर्शन बचा भी है, कुछ पोर्शन बिका है तो कुछ पोर्शन बचा भी है। तो मेरे गोडाउन में गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से शुरुआत में दो तरह के गुड्स थे और बोल रहा है जो खराब गुड्स थे उसका एक हिस्सा ही बिक पाया है। तो डेट ऑफ फायर पर दो तरह के ही गुड्स होंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। क्योंकि अब तक जब मैं वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल रहा था तो बताओ किसकी बात नहीं थी, एबनॉर्मल गुड्स की बात थी ही नहीं। तो सारे गुड्स नॉर्मल थे, तो गोडाउन में बच भी क्या रहा था भी नॉर्मल, आया भी नॉर्मल, बचा भी नॉर्मल। तो मैं एक मेमोरेंडम बना रहा था। अब की बार मेरे गोडाउन में दो तरह के गुड्स थे, तो उसमें से दोनों ही गुड्स डेट ऑफ फायर पर अवेलेबल है, कुछ नॉर्मल अवेलेबल और कुछ एबनॉर्मल। तो मैं जब वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालूंगा तो कितने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, दो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, एक नॉर्मल के लिए और एक, बस इतनी सी बात समझानी थी। क्या समझ में आ गया, क्योंकि बाकी जब मैं वैल्यूज की बात करूंगा तो फिर समय लगेगा, तो आज वो उतना समय है नहीं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो क्या बात समझ में आई। यहाँ तक कि खाली मैंने ये बताया कि दो तरह के गुड्स हैं और दो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे, बस इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि वैल्यू क्या थी या वो क्या था। हरे कृष्णा बच्चों, आज के लिए इतना, और होमवर्क दिया है वो पॉजिटिवली सब करके लाएंगे।